चलो, खंजीर की औलादों, तुम्हारे माँ बापू ने यही सिखाया है कि दूसरे के घरों में जाकर चोरियां करो। आज फिर नफीसा का पारा 7वें आसमान पर है। पूरे मोहल्ले में उसकी तेज आवाज गूंज रही है। मोहल्ले वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर 7-8 दिन तक नहीं सुनने को मिले तो ज़रूर लोग हैरान होने लगते हैं कि नफीसा कहीं चली तो नहीं गई। इतनी ही कड़वाहट से भरी, लेकिन तमाम कड़वाहट के बाद भी कोई उसे कुछ नहीं कहता। कभी जिस मुंह से फूल झरते थे, आज उसी मुंह से गालियां झरती हैं। मगर फिर भी लोग चुप रहते हैं। सबको अपना अपराध बोध चुप कर देता है। लेकिन नफीसा जाएगी कहाँ? कौन है उसका? गरीब घर की लड़की थी नफीसा। पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। घर में 9 सदस्य थे। 4 भाइयों और 3 बहनों में एक थी नफीसा। ऊपर वाले ने गरीब परिवार में ज़रूर पैदा किया था, लेकिन खूबसूरती देने में कोई भी कंजूसी नहीं की थी। नफीसा को दूध सा उजला रंग ऐसा दिया था कि छूने से भी नील पड़ जाए। नफीसा की अम्मी जब भी जी भरकर उसे देखती तो ठंडी सांस भरकर रह जाती कि हाय नसीब जली, इतनी खूबसूरती लेकर आई है। खुदा जाने इतना नसीब भी लाई है कि नहीं। 9 खाने वाले और 1 कमाने वाला, और कमाने वाला भी ऐसा नहीं कि खूब कमाता हो। चारों माँ बेटी आसपास के घरों के बच्चों के कपड़े सीकर, कुछ बुनाई कढ़ाई करके गृहस्थी की कमजोर गाड़ी में अपना टेका लगाए हुए थे। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था कि पेट भरने के अलावा कुछ और भी सोचा जा सके। लेकिन हुआ ये कि नफीसा का नसीब उसकी खूबसूरती के कारण ही चमका। किसी शादी में बहनों के साथ सहमी सकुचाई खड़ी बड़ी बड़ी आंखों वाली नफीसा को परवेज ने देखा और रीझ गया। अगले दिन तो परवेज के अब्बू पैगाम लिए नफीसा के घर बैठे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये सब सच है। परवेज भले ही छोटी नौकरी में था, लेकिन था तो सरकारी मुलाजिम। सरकारी गाड़ी चलाता था। दिखने दिखाने में भी ठीक ठाक था। घर से दूर दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता था। घर की खानदान की गिनती भी खाते कमाते परिवारों में होती थी। ऐसे में जब उसे परवेज का रिश्ता नफीसा के लिए आया तो सचमुच विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी। दुखों को झेलते झेलते आदमी की आदत ही ऐसी हो जाती है कि सुख अगर देरी पर आकर खड़ा भी हो जाए तो आदमी को यही लगता है कि ज़रूर पड़ोसी के घर का पता पूछने आया है। यहाँ मेरी देहरी पर इसका क्या काम। शादी के बाद जब परवेज पहली बार उसे लेकर यहाँ इस मोहल्ले में आया था तो कुछ ही देर में आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हो गईं। शादी में कोई नहीं जा पाया था, इसलिए नई दुल्हन की मुंह दिखाई करने आई थी। मोहल्ले में अधिकांश घर मध्यम वर्गीय परिवारों के ही थे। जहां मुस्लिम घर एक ही था, परवेज का। उसके बाद फिर कई दिनों तक उन दोनों की दावतें आसपास के घरों में चलती रहीं। आज नई दुल्हन का खाना शर्मा जी के यहाँ है तो कल मालवीय जी के यहाँ। नई नवेली दुल्हन नफीसा अभिभूत हो गई थी उस अपनेपन को देखकर। उसे यह सब एक सपना ही लग रहा था। यह एक अलग ही अनुभव था उसके लिए। एक ऐसा अनुभव जो उसे अंदर तक छू गया था। इस अपनेपन ने उसे अंदर तक भिगो दिया था। न जाने कब नफीसा उस मोहल्ले की हो गई। मोहल्ले की ढेर सारी लड़कियों की नई भाभी। लड़कियां बस इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब नफीसा घर के काम से फुर्सत पाए और उसे घेरा जाए। 2 जनों के घर में वैसे भी कोई विशेष काम नहीं था। परवेज की नौकरी ऐसी थी कि सुबह का निकलता तो रात को लौटता। इधर नफीसा दिन भर लड़कियों से घिरी रहती। परवेज के दिन भर बाहर रहने और मोहल्ले का एकमात्र मुस्लिम घर होने के बावजूद भी नफीसा को कभी असुरक्षा की भावना नहीं महसूस हुई। साल भर बीतते बीतते ही वह मोहल्ले में ऐसे रच बस गई मानो बरसों से वहां रह रही हो। बड़ा लड़का असलम जब पेट में था तो मोहल्ले की औरतें आते जाते लड़कियों को डांट लगा, अरे लड़कियों वो पेट से है, उसे परेशान मत करो। डांट खाकर लड़कियां कुछ देर के लिए इधर उधर होती और फिर गुड़ की मक्खियों की तरह नफीसा को घेर ले।
नफीसा ने कभी इतने स्नेह, इतनी आत्मीयता की कल्पना भी नहीं की थी। और फिर समय गुजरता रहा, असलम का जन्म हुआ। उसके बाद नफीसा की व्यस्तता कुछ बढ़ गई, लेकिन फिर भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि असलम को थामने वाले कई हाथ थे। ढेर सारी छोटी बड़ी बुआएं असलम को संभाले रहती और नफीसा सुकून से घर का सारा काम निपटाती रहती। इसी बीच नफीसा की इन सहेलियों की भी विदा होना शुरू हो गई। विदा होते समय ये लड़कियां अपने माँ बाप से ज़्यादा अपनी नफीसा भाभी के सीने से लगकर रोती थीं। ससुराल से मायके आते ही उड़कर फिर नफीसा के पास पहुंच जाती ससुराल के किस्से सुनाने। असलम, फिर आजम, फिर नवेद और जावेद, एक एक कर 4 लड़के नफीसा के आंगन में खेलने लगे। इस बीच समय भी काफ़ी गुजर गया। नफीसा की छोटी बड़ी सहेलियों में से अधिकांश ससुराल चली गईं। हाँ, नफीसा से उनका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अपनी अपनी गृहस्थियों में रमने के कारण उन लड़कियों का मायके आना जाना भी कम होता था और इधर नफीसा की गृहस्थी भी फैलने लगी। उसकी व्यस्तताएं बढ़ गईं। जिस मकान में किराए पर रहते थे, वे उसी को खरीदने का फैसला करने लगे। जब परवेज ने ऐसा सोचा तो रिश्तेदारों ने बहुत समझाया था। काफ़ी दिनों तक ऊहापोह बनी रही थी। रिश्तेदारों का दबाव था कि अगर मकान ही लेना है तो शहर के उस हिस्से में लिया जाए जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। सबका कहना था कि अपने लोगों के बीच में रहोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। तब पहली बार हैरानी में पड़ गई थी नफीसा। अपने लोग? तो फिर शादी के बाद से अब तक वो जिन लोगों के बीच प्यार और अपनेपन से रह रही है, क्या वो अपने लोग नहीं हैं? परवेज रिश्तेदारों के दबाव के सामने कुछ टूटने लगा था। इस टूटन के पीछे भी एक कारण था। इन दिनों हवा में एक विचित्र सी गंध आने लगी थी परवेज को। कभी कभी अपने साथ के लोगों की आंखों में कुछ अजीब सा तिड़ता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था अपनेपन के कच्चे धागे तनाव के कारण कभी भी टूट जाएंगे। हालांकि कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं था, फिर भी हर घड़ी ऐसा लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। परवेज की टूटन को देखकर नफीसा तनकर खड़ी हो गई थी। उसका कहना था कि आज तक जहाँ से उसे उसके बच्चों को अपनापन मिला है, मोहब्बत मिली है, अगर उन्हीं लोगों के बीच उसका परिवार महफूज नहीं है तो फिर कहाँ पर होगा। नफीसा की ही जिद के आगे परवेज को झुकना पड़ा और अंततः वही मकान जिसमें शादी का जोड़ा पहने मेहंदी की खुशबू से गमकती सहमी सी नफीसा दुल्हन बनकर आई थी, वह मकान अब उसका घर भी हो गया था, उसका अपना घर। वक्त का दरिया पलों की बूंदों से बने दिनों, महीनों और सालों को समेटे बहता रहा। चारों लड़के जवान हुए और नफीसा के आंगन में शहनाइयां गूंज उठी। नफीसा का एक भाई काफी पहले दुबई चला गया था। असलम, आजम और नवेद भी एक एक करके अपने मामू के पास चले गए। नफीसा का आंगन भरता और खाली होता रहा और आखिर में रह गए नफीसा, परवेज और जावेद। जावेद को भी उसके मामू ने काफ़ी बुलाया, लेकिन वह अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तीनों बड़े बेटों की बहुओं का सुख नफीसा ज़्यादा दिन नहीं भोग पाई। शादी के पहले ही आने वाली बहुओं का पासपोर्ट वीज़ा तैयार हो जाता था। मेहंदी का रंग उतरते न उतरते तो वह हवाई जहाज में बैठ चुकी होती थी। जावेद को परवेज ने अपने ही विभाग में नौकरी पर रखवा दिया था। पूरी जिंदगी अफसरों की गाड़ी चलाते बीती थी, इसलिए परवेज की गुजारिश अफसर टाल नहीं पाए और जावेद को नौकरी मिल गई। नौकरी भले ही कच्ची थी, लेकिन 3 साल बाद तो पक्की होनी ही थी। नफीसा को बस जावेद की पक्की नौकरी होने का इंतजार था। लड़की उसने देखी रखी थी, उसकी बूढ़ी हड्डियां अब थकने लगी थीं। 6 दिसंबर की घटना के बाद जब चारों ओर धूल और धुआं फैला तो दुबई से बेटों ने उन तीनों को दुबई आ जाने को कहा था, लेकिन नफीसा ने जवाब दिया था, हम अपने लोगों के बीच में हैं, महफूज हैं। 2 दिन बाद जब शहर में तनाव के कारण कर्फ्यू लगा तो पड़ोस के तिवारी जी उन तीनों को घर में ताला लगवा कर जबरन अपने साथ ले गए। वो रात रत जगह की रात थी। सबने आंखों में रात काटी थी। स्थिति सामान्य होने के बाद एक बार फिर रिश्तेदारों ने दबाव डाला था कि यहाँ का घर बेचकर अपने लोगों के बीच रहने चलो। इस बार नफीसा की जगह जावेद आ गया था सामने। कहने लगा,
हम अपने लोगों में ही तो हैं। ये मकान छोड़ना उन लोगों पर शक करने का गुनाह करने जैसा होगा जिन्होंने हमें अपने घर में महफूज कर आंखों में रात काटी थी। नफीसा कुछ भी नहीं बोली थी। उसके जज्बातों को उसके बेटे ने अल्फाज जो दे दिए थे। हाँ, सुकून की सांस जरूर ली थी। उसके बेटे ने उसे तिवारी जी और मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने शर्मसार होने से बचा लिया था। लेकिन किस्मत को ही पता था कि नफीसा का ये निर्णय कितना गलत होने जा रहा है। शहर में दूसरी बार जब आग फैली तो उसके लपटों ने नफीसा का दामन भी जला दिया। इस बार आग का कारण केवल इतना ही था कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम करने से पहले उसका धर्म पूछना भूल गई थी। प्रेम जैसी पवित्र चीज के कारण सारा शहर आग के हवाले हो गया था। मोहल्ले वाले तो कहते हैं कि वह लोग बाहरी थे जिन्होंने परवेज और जावेद का कत्ल किया था। लेकिन नफीसा का कहना था कि मारने वाले भले ही बाहर के थे, लेकिन क्या बचाने वाला कोई अपना नहीं था। उस घटना के बाद लड़कों ने आकर नफीसा का सामान बांध दिया था कि अब नहीं रहने देंगे यहाँ। मगर नफीसा एक बार फिर बेफर पड़ी थी। चीखती हुई आंगन में था, इन मोहल्ले वालों के गुनाह माफ कर दूं, चली जाऊं यहाँ से ताकि ये सुकून से रह सके। नहीं, मैं यहीं रहूंगी इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए। आते जाते जब इस बूढ़ी बेवा को देखेंगे तो इन्हें अपना गुनाह तो याद आएगा। उंगली से मोहल्ले के मकानों की तरफ इशारा करती हुई चीखती नफीसा फूट फूट कर रो पड़ी थी। और तब से यही है नफीसा। नफीसा के आंगन में दीवार के सहारे खड़ा है अमरूद का पेड़, जिसकी ज्यादातर शाखाएं दीवार के बाहर हैं। इन्हीं शाखाओं पर लगे अमरूद मोहल्ले के बच्चों को ललचाते रहते हैं और बावजूद इसके कि नफीसा की गालियों का खौफ रहता है, बच्चे अमरूद तोड़ने का मौका ढूंढते रहते हैं। मुंह जलियों, अमरूद खाने का शौक है तो अपने बापों से बोलो, क्या बाजार में अमरूद नहीं मिलते? कैसे कैसे माँ बाप हैं, बच्चे चोरियां कर रहे हैं फिर भी चुप हैं। अरे कल को डाकू बनेंगे डाकू। नफीसा का मुंह चालू है। कल मुंहो, तुमको 2.5 घड़ी किया है, खुदा की मार हो तुम पर, मरदूदों गारत हो तुम पर। हाथ तो आओ एक बार, ऐसे गिन गिन के जूतियां लगाऊंगी कि अमरूद खाना ही भूल जाओगे। नफीसा की चिल्लाहट 7वें आसमान पर थी। यह देखकर जैन साहब घर से बाहर निकले। रिटायर्ड तहसीलदार जैन साहब उन लोगों में हैं जिनका लिहाज नफीसा रखती है। उनको आते देखा तो चुप हो गए। क्या बात है दुल्हन, क्यों चिल्ला रही हो? जैन साहब ने कहा। नफीसा जब से शादी होकर आई है तब से ही दुल्हन कहकर बुलाते हैं उसे जैन साहब। नफीसा कुछ नहीं बोली तो थोड़ा हंसकर बोले जैन साहब, ये रोज रोज की किचकिच अच्छी लगती है क्या? ये बाहर लटक रही शाखें कटवा क्यों नहीं देती दुल्हन? दुल्हन, पेड़ के फल पर तो सबका हक होता है। देख मैं भी तोड़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं कहेगी चोर? कहकर हंसते हुए एक अमरूद तोड़ लिया जैन साहब ने। आप तो पूछ के तोड़ रहे हो। पूछ के तोड़ना चोरी थोड़ा ही होती है। रुको जरा, बाहर तो सब कच्चे ही हैं, नासपीटे बचने भी नहीं देते। मरदूद निगाह ही लगाए रखते हैं। जरा अमरूद पर पीलापन दिखा नहीं कि मरदूद वे ले उड़ते हैं। दांत तो बचे नहीं आपके, कच्चे अमरूद कैसे खाओगे? मैं अंदर से पक्के पक्के तोड़ के देती हूँ। थोड़ी देर में दुपट्टे में अमरूद लेकर आ गई नफीसा। ये पके हुए आपके लिए हैं, अध पक्के वाले छोटू की दुल्हन को दे दीजिएगा। लड़की पेट से है, मन करता होगा। नफीसा की आवाज में काफी फर्क था। जैन साहब की बात सुनकर नफीसा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जाने क्या था जिसे देखकर आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई जैन साहब को। वो चुपचाप चले गए। नफीसा भी घर में चली गई। होते ही छुपे हुए बच्चे भी निकलकर अपने अपने घरों की ओर दौड़ गए। जैन साहब का पोता प्रशांत ही इस अमरूद चोर गिरोह का सरगना है और नफीसा भी ये बात जानती है। आज भी अमरूद की डाल पर लटके और बाद में कूदकर भागते प्रशांत को देख लिया था उसने। फिर भी उसने जैन साहब से कुछ नहीं बोला। जैन साहब के पहुंचने के बाद शांति हो गई। जैन साहब नहीं आते तो नफीसा की गालियां अभी भी और चलनी थी। आज शहर में फिर तनाव है। पैसों के लेन देन को लेकर कल 2 गुटों में झगड़ा हो गया था और शहर के दुर्भाग्य से दोनों गुट पिछली बार के प्रेम वालों की तरह इस बार भी अलग अलग संप्रदाय के थे। इस झगड़े को एक बार फिर धर्म खतरे में है
सिद्ध कर दिया गया। एक बार फिर धर्म के रक्षक अपने अपने धर्म की रक्षा करने निकल पड़े, हाथों में डंडे, फरसे, तलवारें और पेट्रोल की कुप्पियां लेकर। धर्म की रक्षा का एकमात्र तरीका इनकी नज़रों में यही होता है कि दूसरे धर्म वालों को मार दो, अपना धर्म अपने आप बच जाएगा। इन धर्म रक्षकों के रक्षा कार्य के चलते जब शहर में कर्फ्यू लगा, तब स्कूल जा चुके बच्चे घरों को नहीं लौट पाए थे। माँ बाप स्कूल में फ़ोन कर करके बच्चों की कुशलता का पूछ रहे थे। 12 बजे वो खबर आई जिससे कर्फ्यू की खामोशी में डूबा मोहल्ला जैन परिवार की महिलाओं की चीख पुकार से गूंज उठा। खबर आई थी कि 3 बत्ती चौराहे पर दंगाइयों ने एक स्कूली बस से भरे ऑटो में आग लगा दी है और प्रशांत भी उसी में था। चीख पुकार सुनकर कर्फ्यू के बावजूद दौड़ती हुई नफीसा जैन साहब के घर पहुंची। घटना का पता चला तो पत्थर की तरह जड़ होकर खंबे से टिकी रह गई। ये दुल्हन, बाहर मत खड़ी रहो, अंदर चली जाओ, कर्फ्यू लगा है। गाड़ी जाते ही बदहवास सी नफीसा अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचकर आंगन में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और अमरूद के पेड़ पर मारने लगी। काटती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, या खुदा, ये क्या कर दिया? छोटे बच्चे को तो बख्श देते, कीड़े पड़े उनके हाथों में जिनने ये किया है। खंजीर की औलादों, तुम दोजख की आग में जलो, तुम्हारे होतों सोतों की मैयत उठे। कैसे फूल समान बच्चे को जला दिया रे। हिजड़ों की औलादों, तुम सबकी जो रुएं, बेटियां पोतियां सब बेवा हो जाएं। नफीसा का चीखना रोने में बदल गया। गश्ती पुलिस के वाहन ने देखा तो रुक गया। एक पुलिस ऑफिसर चीखा, ए बुढ़िया, क्या कर रही है? पता नहीं है शहर में कर्फ्यू लगा है। नफीसा ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो केवल पेड़ काटती रही। ए बुढ़िया, अभी गोली पड़ जाएगी, पता नहीं कर्फ्यू लगा है। पुलिस ऑफिसर ने अवहेलना देखी तो गुस्से में चिल्लाया, अच्छा, लाल भभूका आंखें लिए चीखी नफीसा, एक बूढ़ी बेवा पर ही चलाओगे गोली? जिनने छोटे छोटे बच्चों को जला दिया उन पर क्यों नहीं चलाते? या खुदा, कैसा फूल सा बच्चा था और मैं मुंह जलिए अमरूद तोड़ने पर गालियां सुनाती रही, कोसती रही। कीड़े पड़े मेरी काली जुबान में, या अल्लाह, मैं ही बद्दुआ देती रहती थी। या खुदा, क्यों सुनी तूने मेरी? मैं मुर्दार औरत, मेरी जुबान पर फिटकार पड़े, मेरी मैयत उठा देता, पर तूने तो फूल से बच्चे को, कहकर रोती हुई नफीसा फिर से कुल्हाड़ी चलाने लगी। वह पोह में पुलिस ऑफिसर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, देखिए बड़ी भी, हमें मजबूरी में आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। नफीसा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी प्रकार कुल्हाड़ी चलाती रही। अचानक एक जीप आकर रुकी, उसमें से जैन साहब प्रशांत को लेकर उतरे। नफीसा ने देखा तो कुल्हाड़ी फेंक के दौड़ी, प्रशांत को सीने से चिपटा लिया और जार जार रोने लगी। या खुदा तेरा शुक्रिया, या खुदा तेरा शुक्र है, या अल्लाह, तूने एक बूढ़ी बेवा की फरियाद सुन ली। घरों की बंद खिड़कियां धीरे धीरे खुलने लगी। जैन साहब ने पुलिस ऑफिसर से कुछ कहा और वो गाड़ी में बैठ गया। धुआं उड़ाती गाड़ी चली गई। कर्फ्यू के खौफजदा सन्नाटे को चीरता हुआ नफीसा का रुदन पूरे मोहल्ले में गूंजने लगा। ये रुदन पास के मोहल्ले में दंगाइयों द्वारा लगाई गई आग के धुएं के साथ मिलकर धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रहा था। आसमान, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर ईश्वर, खुदा, गॉड जैसी कोई शय है। रुदन के साथ स्वर में लिपटा हुआ धुआं वहीं जा रहा था। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।